लाइव है भाई। मैं एक बार चश्मा गाल लूं कि पहन लूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज मेरे बच्चे हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ रहे हैं। जी साहिबा जी कह रहे हैं कि क्लास प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। उसका एक कारण है मेरे बच्चे कि कल नहीं, शनिवार को हमने इसमें ना ऐप में एक अपडेट दिया है। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप प्ले स्टोर पे जाइए और कैरियल ऐप को वहां पर अपडेट कर लीजिए। तो अपडेट करने के बाद कई सारे नए फीचर भी आ गए हैं। तो उसके बाद से आपकी क्लास प्रॉपर चलनी स्टार्ट हो जाएगी। आइए मेरे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। हाँ हाँ हाँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। प्रियतम, दीपक कुमार, गगन बंदोरिया, सौरभ चौरसिया, नायक नीकू, पंडित विकास सत्री, शुभम, गगन बंदोरिया, मेरे बच्चे आप सभी को नमस्कार। आइए देखिए, आज संख्याओं के वर्गीकरण पर चल रहे हैं। अगर मैं थोड़ा मोटी बात कर रहा हूं, 20 क्वेश्चन नंबर सिस्टम में आते हैं। 20 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों अगर नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं, तो इन 20 क्वेश्चन में लगभग लगभग 5 क्वेश्चन इसी चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से पूछे जाते हैं। काफी बड़ा टॉपिक है ना। थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, समझ में आएगा, फिर जाके चीजें पल्ले पड़ेंगे। देखो यार, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का मतलब है, संख्याओं के वर्गीकरण से मतलब है कि नंबर को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आपने एक लाइन, एक शब्द सुना होगा जिसे बोला जाता है नंबर लाइन। हिंदी में कहते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा, हाँ जी। जब मैथ बनाने बैठे कि भाई क्लासिफाई करते हैं चलो नंबर को, तो जब वो बनाने बैठे तो सबसे पहला काम उन्होंने जो किया वो ये कि यार कोई एक ऐसा आधार रखते हैं जिसके आधार पे सारे नंबर्स में कुछ सेट किया जा सके डाटा। जैसे मैं आपसे कहूं कि यार 3 बड़ा है या 4 बड़ा, तो आप कहेंगे 4 बड़ा। मैं पूछूं कारण, कारण नहीं होगा, क्यों का समझ नहीं आया होगा बहुत ज्यादा। तो मेरे बच्चे, उन सारी बातों का जवाब देने के लिए शुरुआत में एक नंबर लाइन बनाई गई ताकि हर बच्चे को यह समझाया जा सके कि भाई क्या 3 बड़ा होता है, 4 बड़ा क्यों होता है 3 से, या ऐसा कुछ भी, है ना। तो मेरे बच्चे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं संख्या रेखा, नंबर लाइन होती क्या है। देखो यार, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसपे हम बहुत सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है ना मेरे बच्चे, जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है, इसको हम 0 0 के नाम से डिनोट करते हैं। नहीं, ये 0 है। इससे इधर चलते चले जाओगे, प्लस में वैल्यू आती रहेंगी, इससे इधर वैल्यू आती रहेंगी माइनस में। अब बड़ी बात समझने की यहां ये है कि नंबर लाइन से ये डिसाइड किया कि जितना आप इस तरफ जाते रहोगे ना, उतना ही वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी, है ना। जितनी इधर होगी उतनी ही वैल्यू बड़ी मानी जाएगी। तो इस वजह से मेरे बच्चे, देसी भाषा में कह दिया गया कि भाई 4 जो है वो 3 के इधर आता है, इसलिए ये बड़ा हो गया, है ना। वैसे तो सब जानते हैं 3 डंडे 4 डंडे, लेकिन मतलब है। तो नंबर लाइन को फिर से समझाता हूं। ऐसे नंबर, ऐसी लाइन जिसके ऊपर बहुत सारे नंबर रिप्रेजेंट किए जा सके, नंबर लाइन कहलाती है। जो बीचों बीच आता है ना, ये रहता है मेरे बच्चे शून्य। ये रहता है मेरे बच्चे शून्य। शून्य से इधर सारी चीजें क्या रहती हैं? पॉजिटिव। इधर सारी चीजें क्या रहती हैं? नेगेटिव। अब मैं आपसे ये कहूं कि यार, यहां तक की बात समझ में आ गई? आई। तो मेरे बच्चे, नंबर लाइन के आधार पर हमने नंबर को दो हिस्सों में बांटा। नंबर को नंबर लाइन के आधार पर हमने दो हिस्सों में बांटा। एक बांटा रियल नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। और एक मेरे बच्चे नंबर बांटा, नंबर्स को ही हमने इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं।
काल्पनिक संख्या और एक है मेरे बच्चे रियल नंबर। एक है वास्तविक संख्या, एक है काल्पनिक संख्या। अब मेरे बच्चों बात को ध्यान से समझना। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जो नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते मेरे बच्चे, वो कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर। और जिन नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं वो कहलाते हैं रियल नंबर। हाँ जी, एक बच्चा है रोहित कुमार, उसका पहला सवाल है हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर लेस देन 87 दैट आर नॉट मल्टीपल ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड अप टू 7। मार गोली, आसान सवाल बता दूंगा बाद में। एक अंजलि है, आई वांट टू टॉक आस्क यू कि सर डेली लाइव अटेंड करनी पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट कुछ डाउट्स रहते हैं बाद में देखने पर। सो हाउ कैन आई कनेक्ट विद यू? अंजलि बेटा, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है भाई। वैसे डाउट रहने नहीं चाहिए। अगर आप उस चीज को 2-3 बार देख लेंगे वीडियो को, तो डाउट आपके अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। लाइव में ये है कि आप पूछ लेते हैं तो मैं समझा देता हूँ। तो मेरे बच्चे, अब हम बात कर रहे थे कि नंबर लाइन पे जो जो नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है वो रियल नंबर कहलाता है, और जो नंबर रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। तो अब लड़ाई ये है कि सर ये बताओ कि कौन कौन सा नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है, उसी से तो जानेंगे कि वो रियल नंबर है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि यार +1 बताओ कहाँ होगा, तो आप कहेंगे यार 0 है, तो ये रहा, तो ये तो रियल नंबर हुआ। मैं कहूंगा यार 2.5 बताओ कहाँ होगा, तो आप कहेंगे 2.5, 2 और 3 के बीच में ये रहा 0.5 आ गया। बिल्कुल ठीक है जी, ये भी रिप्रेजेंट हो रहा है। अगला है मेरे बच्चे क्या, कि सर ये बताओ -3 कहाँ आएगा, तो सर ये रहा। अच्छा सर -3 बड़ा है या -2? तो मेरे बच्चे जो इधर वाला नंबर होगा वो बड़ा, यानी -2 बड़ा। ऐसे ही सर अगर मैं आपसे कहूं कि 1/8 इसको रिप्रेजेंट करके बताइए क्या होगा, तो इसका मतलब है मेरे बच्चे 0 से लेके 1 तक 8 बराबर टुकड़े करना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बराबर टुकड़े कर दो। तो 8 बराबर टुकड़े कर दोगे तो जो पहले वाला टुकड़ा होगा ना वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1/8 को। अगर मैं आपको कहूं कि यार 50/21 बताओ क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करके बताओ, तो मेरे बच्चे क्या होगा, तो 21 से भाग देंगे, 21 दूनी 42, बच्चा कितना 8, ये होगा। तो यानी 2 तक तो आ गए। अब 2 के बाद 2 से 3 तक के बीच में आप 21 टुकड़े कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 21 टुकड़े कर दीजिए। तो जो 8वां टुकड़ा होगा ना, वो पॉइंट बेसिकली आपका रिप्रेजेंट कर रहा होगा 50/21, क्योंकि आप 2 से ज्यादा आगे चले गए, तो 50/21। बिल्कुल ठीक है। अब एक बच्चा होगा, वो कहेगा मुझे कि सर अब आप ये बताइए कि √3 क्या होगा, और √3 को रिप्रेजेंट करके बताइए कहाँ रिप्रेजेंट करें। √3 को रिप्रेजेंट करके बताइए कहाँ रिप्रेजेंट करें। तो देखो यार, √3 को कहाँ रिप्रेजेंट किया जा सके, तो मेरे बच्चे ये होती है √3 की वैल्यू, चलती रहती है। तो अगर हमारे को इसके बारे में एग्जैक्ट पता ही नहीं होगा तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन एक तरीका है क्या, कि अगर मेरे बच्चे में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं, इसकी जरूरत नहीं, बस हल्का सा समझने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, समकोण त्रिभुज बना दूं, और ये वाली भुजा 1 ले लूं और ये वाली भुजा √2 ले लूं, तो ये वाली लेंथ निकाल सकते हो आप कहोगे बिल्कुल निकल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। ये 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2, तो ये वैल्यू आ गई √3। बिल्कुल ठीक। अब मैं तुम्हें ये कहूं कि यार √3 की लंबाई कितनी, तो आप कहोगे देखो सर फुट्टा लेके नाप लो, यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी ना, ये √3 जितनी लंबाई है। हाँ है ना, तो यानी √3 की लेंथ नापी जा सकती है। अब आप कहो जी √2 की लेंथ बताओ, तो √2 की भी लेंथ इसी तरह से कि यार ये 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये लेंथ आएगी √2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वाली जो लेंथ होगी ना, ये √2 सेंटीमीटर हो, ये √2 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो मेरे बच्चे अगर मैं कहूं कि भाई √2 कैसे रिप्रेजेंट होगा इस पे, तो उसका एक बेसिक तरीका यही होगा फिर निकालने का
कि भाई यहां से 1 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींच लो, खींच दीजिए। इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन और खींच दो जी, खींच दी। बिल्कुल ठीक है जी। अब ध्यान से देखोगे, परपेंडिकुलर है, ये एक है, ये एक है। तो सर ये वाली जो लेंथ आएगी ना, ये कितनी होगी? तो पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व करोगे तो ये लेंथ होगी √2। अब ये लेंथ अगर मेरे बच्चे √2 है, ये लेंथ मेरे बच्चे √2 है, ये वाली लेंथ मेरे बच्चे √2 है, यहां से यहां तक की लेंथ √2 है। तो इसी लेंथ को मैं नीचे आर्क बना देता हूं ऐसे, तो ये √2 आर्क वाली लेंथ हो गई। तो अगर ये √2 है तो ये वाली लेंथ भी यहां क्या होगी? √2। इसका मतलब मैंने ये पॉइंट डिनोट कर दिया कि सर ये वाला जो पॉइंट होगा ये √2 लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो कहने का मतलब, आपको इतना गहराई में नहीं जाना है, बस मैं किसी पॉइंट के लिए समझा रहा हूं, थोड़ी देर में पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं कि मेरे बच्चे के √2 जो होता है ना, उसको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है √3 को, √5 को, √6, यानी रूट में किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सवाल ये होता है कि सर आपने ये लिखा कि भाई जो नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके वो रियल नंबर, जो नहीं रिप्रेजेंट किया जा सके इमेजिनरी। तो सर हर नंबर रियल नंबर हुआ क्योंकि हर एक नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो इमेजिनरी क्या हुआ? तो मुझे एक बात बताओ, क्या माइनस में √2 ला सकते हो किसी तरीके से? इसकी लंबाई नाप सकते हो? तो आप कहेंगे देखो सर, रूट में लाना है तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेट करते हैं सर, तो मान लेते हैं कि ये वाली लेंथ -1 ले ली और ये वाली लेंथ भी -1 ले ली, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सर इसकी लेंथ होती है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। अब सर दिक्कत यह है कि इसकी वैल्यू आप प्लस में ले लो या माइनस में ले लो, दोनों ही वैल्यू का जब वर्ग करोगे तो प्लस ही आएगा। ऐसे ही आप प्लस और माइनस दोनों में कोई भी वैल्यू ले लो, इसका वर्ग करोगे तो उत्तर प्लस ही आएगा। तो आंसर आ जाएगा √2। हाँ जी, आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे √2। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आपका जवाब है जी बिल्कुल ठीक है। यानी आंसर मेरे प्यारे बच्चों √2 रहेगा, वो नहीं बदलेगा। यानी यहां प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। मतलब ये कि किसी भी तरीके से हम रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं ला सकते, हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये माइनस क्या हुआ? ये तो शैतानी हुई। यानी ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या है? इमेजिनेशन है। और जब हम कोई चीज इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना करने लग रहे हैं, इमेजिनेशन के बियॉन्ड काम करने लग रहे हैं, तो इसका मतलब वो हुआ इमेजिनरी नंबर। तो मेरे बच्चे, अगर आपसे अब कोई पूछे कि व्हाट इज इमेजिनरी नंबर, तो मारना गोली, बोलना कि जब भी रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो इसे हम इमेजिनरी कहते हैं। जैसे ये मेरे बच्चे कहलाता है इमेजिनरी नंबर, है ना, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और √2 इंटू रूट के अंदर -1, एक ही बात है। तो मेरे बच्चे होता क्या है कि जो रूट के अंदर -1 आए ना, इसी को हम आयोटा बोलते हैं, और रूट के अंदर जो -1 आया इसी को आयोटा बोलते हैं। और आयोटा का मतलब इमेजिनरी नंबर से ही होता है। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, तो √-1 का वर्ग हो गया -1। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया मेरा इमेजिनरी नंबर, यानी आयोटा स्क्वायर जो हो गया वो -1 हो गया। ठीक है जी। ये मेरे बच्चे मेरा इमेजिनरी नंबर होता है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसके मारते हैं गोली। अब हम आते हैं रियल नंबर। तो हमने ये समझ लिया कि यार सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, बशर्ते उनके अंदर माइनस माइनस का सीन ना आ जाए, तो वो सारी कहानी खत्म। अब आते हैं जी आगे। देखिए मेरे बच्चे, अब हम रियल नंबर को दो हिस्सों में बांटते हैं। वास्तविक संख्याओं को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। रियल नंबर को दो हिस्सों में बांटा। ध्यान रखना, पेपर में इसी पे सवाल आएगा। और मैंने कहा कि नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा हिस्सा क्लासिफिकेशन और नंबर से आता है ना। आइए ध्यान से समझिए। तो मेरे बच्चे, रियल नंबर को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है इंटीजर,
जिसे हिंदी में हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक। और एक होता है मेरे बच्चे डेसिमल, जिसे हम दशमलव कहते हैं। दशमलव कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, डेसिमल जो है ना, वो मैंने बहुत शांति से आपको पढ़ा रखा है। ठीक है जी। देखिए यार, कृष्ण कुमार या कृष्ण एम जो नाम लिखा है, देखिए कुछ बच्चों की आज क्लास चलने में दिक्कत होगी प्रीवियस में, क्योंकि बैच अभी अपडेट, सॉरी, ऐप जो है वो अपडेट हुआ है। और जब ऐप अपडेट होता है तो 2-3 दिन के लिए वो दिक्कत होती है, उसके बाद वो प्रॉब्लम अपने आप सोल्व हो जाती है। आप एक बार प्ले स्टोर पे जाके अपना ऐप अपडेट कर लीजिए, मोर देन एनफ है, बाकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब आते हैं आगे। तो मेरे बच्चे, डेसिमल को मैंने एक्सप्लेन किया था कि यार डेसिमल जो होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। याद होगा आपको, पिछली क्लास में पढ़ाया था। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, आपने कहा जी हाँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव जिसे हम कहते हैं। और मैंने ये बताया था कि शांत दशमलव जो होते हैं उसे हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो शांत दशमलव कहलाता है, उसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगला रहे माफ करिए, अगला है मेरे बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसे मेरे बच्चे हम अशांत दशमलव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अशांत दशमलव कहते हैं। चीजें अपने आप में रिलेट करती हैं, बस आप पढ़ के आए। अशांत दशमलव कहते हैं। अब मेरे राजा, कहानी ये है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको मैंने दो हिस्सों में बांटा था, अगर आपको याद हो तो। एक को मैंने बोला था नॉन टर्मिनेटिंग नेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल। और एक बोला था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यानी डेसिमल, यानी ऐसे डेसिमल जो ना तो रिपीट हो रहे हैं ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं। तो ऐसे उसको डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। और जो टर्मिनेट नहीं हो रहे लेकिन रिपीट हो रहे हैं, उसे हम मेरे बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। हिंदी में इसे अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। और इन्हें मेरे बच्चे हम कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव। आराम से समझना, बहुत लंबा समय नहीं लूंगा। अशांत अनावर्ती दशमलव। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। मेरे बच्चे, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल थे वो इस तरह से थे कि 0.4545। तो आपको पता है इसकी फ्रैक्शन बन जाती थी, है ना। इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख पाते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख देते हैं। मैंने ये भी कराया हुआ है। लेकिन एक होता है जो ना तो टर्मिनेट हो रहा हो ना रिपीट हो रहा हो। 5.6378549, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। दिक्कत ये रहती है कि इस तरीके के डेसिमल को हम पी बाई क्यू के यानी फ्रैक्शन के फॉर्मेट में हम नहीं लिख सकते। इन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। फिर से दोबारा समझाता हूं मेरे बच्चे, हम रियल नंबर को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है इंटीजर पूर्णांक और एक होता है दशमलव। यानी या तो कोई नंबर इंटीजर की फॉर्म में होगा, पूर्णांक की फॉर्म में होगा, पूर्ण अंक होगा, या फिर दशमलव में होगा। दशमलव तीन दो तरीके का, टर्मिनेटिंग लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फ्रैक्शन की फॉर्म लिख सकते हैं।
लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हाँ है ना। अब आते हैं आगे। तो मेरे बच्चे इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर का हिंदी में अर्थ समझ रहे हैं? पूर्ण अंक, यानी जो अंक अपने आप में पूर्ण है वो इंटीजर कहलाते हैं। जैसे +1, +2, 3, 5, -5, -1, ये सारे इंटीजर कहलाते हैं। 1.2 ये डेसिमल कहलाया। तो मेरे बच्चे, मैंने कहा कि रियल नंबर को हमने दो हिस्सों में बांटा, एक इंटीजर और एक डेसिमल। अब इसी को थोड़ा अच्छे से डिफाइन करता हूं। देखिए मेरे बच्चे, ये नंबर लाइन है, बिल्कुल क्लियर है यहां तक की बात। अगर ये नंबर लाइन है मेरे बच्चे, तो नंबर लाइन में ये वाली जो सेटिंग है इसको बोला जाता है जीरो इंटीजर। इसको हम कहते हैं जीरो इंटीजर, शून्य पूर्णांक। हिंदी में कहते हैं शून्य पूर्णांक। जीरो से इधर जितनी भी चीजें होती हैं इसे हम कहते हैं मेरे बच्चे पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है जी। जीरो से इधर जो होते हैं मेरे बच्चे इन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? ऋणात्मक पूर्णांक। ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये जीरो इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर शुरू होते हैं +1, +2, +3, +4, इस तरह से। नेगेटिव इंटीजर होते हैं -1, -2, -3, -4। जीरो जो होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है, जीरो इंटीजर होता है। ध्यान ये रखना कि जीरो इज नीदर पॉजिटिव, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो जो है ना मेरे बच्चे, ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। जीरो के आगे अगर आप प्लस लगा देते हैं तो भी गलत है, और जीरो के आगे आप माइनस लगा देते हैं तो भी गलत है। क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव होता तो इस वाली सूची में होता, नेगेटिव होता तो इस वाली सूची में होता। ये अलग से इसलिए रखा गया है क्योंकि ये ना नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है। आंचल राज पूछ रही है, सर इंग्लिश वाले सर क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? मेरे बच्चे शायद उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी इसलिए वो बाहर निकले हुए थे। होपफुली शायद आज आ गए हैं तो आज से क्लास हुई होगी। अभी मैं एक बार लिख लेना इस डाउट को, और उस आकाश से बात करके मोहित से एक बार पूछो कि क्या इशू इस टीचर का, क्लास क्यों नहीं ले रहे सतेंद्र तिवारी सर। क्लियर है भाई? आइए। नायक नीकू जी बिल्कुल सोल्व हो जाएगा आज ही। देखिए अब मेरे बच्चे, इस इंटीजर को भी मैं बांट देता हूं, पूर्णांक को भी। आराम से समझना एक बार में, क्योंकि ये कहानी बहुत काम आनी है आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर एक ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनिए। मैंने पहला लिखा पॉजिटिव इंटीजर। ये रहते हैं मेरे बच्चे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर ये रहते हैं मेरे बच्चे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। फिर होता है मेरे बच्चे जीरो नंबर, जीरो इंटीजर, शून्य पूर्णांक। ये मेरे बच्चे शून्य ही होता और कुछ नहीं होता। ठीक है जी। दूसरी बात मेरे बच्चे, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इसी को एक और नाम से भी डिफाइन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में बोले तो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं इसको, यानी ऐसे नंबर जो हमें प्रकृति से मिले, नेचर से मिले, और नेचर से हमें मिला 1, 2, 3, 4, सब कुछ पॉजिटिव मिला, नेगेटिव मिला ही नहीं। जी आसू जी बिल्कुल क्लियर है मेरे बच्चे। अब आते हैं आगे। आज से है बेटा, सर छुट्टी पे थे, आज से आंचल राजी उनकी क्लास होगी। ठीक है।
और आप अपना सवाल एक बार टाइप करके लिख के छोड़ दिया करो कमेंट में, बार बार मत बोला करो, उससे हम भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, बार बार पढ़ते हैं। मैं आपने एक बार कहा, मैं एक ही बार कन्वे कर देता हूं आगे। और बाकायदा टीम बैठी रहती है जो लगातार आपके मैसेज देखती है, जो डाउट होता है उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं, परेशान मत हुआ करो। अब एक होता है मेरे बच्चे नॉन नेगेटिव इंटीजर। हिंदी में कहते हैं गैर ऋणात्मक गैर ऋणात्मक पूर्णांक, यानी ऐसे पूर्णांक जो गैर ऋणात्मक है। ऐसे पूर्णांक मेरे बच्चे जो गैर ऋणात्मक है। गैर ऋणात्मक पूर्णांक मतलब, देखिए भाई, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी जो नेगेटिव नहीं है। जैसे 0 नेगेटिव है, नहीं है। +1 नेगेटिव है, नहीं है। +2 नेगेटिव है, नहीं है। +3 नेगेटिव है, नहीं है। +4 नेगेटिव है, नहीं है। तो ये सारे के सारे मेरे बच्चे क्या कहलाते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, हाँ जी। ऐसे ही एक कॉलम रहता है मेरे बच्चे नॉन पॉजिटिव इंटीजर का। नॉन पॉजिटिव इंटीजर का हिंदी में बोले तो गैर धनात्मक ऋणांक, धनात्मक पूर्णांक, गैर धनात्मक पूर्णांक, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है जी? 0 जो है वो पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। हाँ जी, तो 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो। ये मेरे प्यारे बच्चों रहता है मेरा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। आपने कहा जी मामला तो सेट है, ठीक है। अब तो मैंने आपको कई चीजें एक्सप्लेन की है। क्या? पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर जीरो इंटीजर। एक जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, इसी को मेरे बच्चे हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर हिंदी में बोले तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मेरे बच्चे, आपको ध्यान होगा, इन्हें हम बोल रहे थे पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ 0 शामिल हो जाता है या नेचुरल नंबर में 0 शामिल कर देते हैं, तो इसे मेरे बच्चे हम कहते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसे मेरे बच्चे हम क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। आर यू सेटिस्फाइड विद दिस कंटेंट? इज इट ओके? देखिए, मैं आप लोगों को एक नंबर दे रहा हूं, आप इस पे भूल के भी कॉल मत करिएगा, ठीक है जी। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ मैसेज का है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे, और आप जब मैसेज करेंगे तो भी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मत सोचिएगा कि 1 सेकंड में ही आपको जवाब मिलेगा, लेकिन आपको जवाब मिलेगा 92 686 686 86। ये मेरे बच्चे नंबर है। इस नंबर पे आप बहुत आसान भाषा में व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, मतलब वॉइस में लिख के या फिर वॉइस मैसेज के थ्रू, आप कुछ भी हमसे जानना चाहते हैं, हम हमारे अंदर कोई सुधार बताना चाहते हैं या कोई और बात है, तो आप वहां बता सकते हैं, ठीक है। ये नंबर मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, लेकिन इस पे प्लीज कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल लगेगा ही नहीं है। आइए मेरे बच्चे, मैंने अब तक आपको क्या क्या चीजें सिखाई उस बात पर बात करते हैं। पहले मैंने आपको सिखाया कि नंबर लाइन एक डिसाइडिंग फैक्टर है रियल नंबर में और इमेजिनरी नंबर में, ठीक है। इमेजिनरी आपके सवाल नहीं पूछा जाता, रियल नंबर पूछा जाता है, लेकिन माइंड में इमेजिनरी होता क्या वो पता होना चाहिए। रियल नंबर को मैंने दो हिस्सों में बांटा। एक हिस्से का मेरे बच्चे मैंने नाम रखा इंटीजर, तो दूसरे हिस्से का मैंने नाम रखा डेसिमल। एक का इंटीजर रखा तो एक का डेसिमल। इंटीजर डेसिमल पूर्णांक दशमलव। इंटीजर में मैंने 5 हिस्से दिए। पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, नॉन पॉजिटिव ना नॉन नेगेटिव इंटीजर जिसको हम होल नंबर कहते हैं, और नॉन पॉजिटिव इंटीजर। डेसिमल को मेरे बच्चे मैंने दो हिस्सों में बांटा।
एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को मैंने बताया था पिछली क्लास में, पी बाई क्यू, मतलब पी बाई क्यू यानी फ्रैक्शन बना सकते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल, उसे भी दो हिस्सों में बांटा, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग डेसिमल, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी अशांत तो है लेकिन रिपीट हो रहा है, और अशांत है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा। तो जो रिपीट होता है उसकी फ्रैक्शन बन जाती है, दूसरे वाले की फ्रैक्शन नहीं बनती। अब आते हैं इससे आगे। जैसे मैंने कहा कि यार हमारे चैप्टर का या टॉपिक का नाम ही है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। तो जब संख्याओं का वर्गीकरण हम करने लग रहे हैं, तो संख्याओं का वर्गीकरण हर आदमी अलग अलग हिसाब से करता है ना। जैसे मुझे एक क्लास में 50 बच्चे हैं और मुझे उन्हें वर्गीकृत करके बैठाना है। मैं कभी तो ऐसे करूंगा कि यार एक जैसी हाइट के इधर हो जाओ, दूसरी हाइट के इधर, ऐसे ऐसे, या बढ़ते क्रम में हो जाओ या घटते क्रम में हो जाओ, कुछ भी बताया जा सकता है। तो ऐसे ही मेरे बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। और जो रियल नंबर है ना, इसी का एक और तरीका है टुकड़े करने का। वास्तविक संख्याओं को एक और तरीके से भी बांट सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो मेरे बच्चे, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट कांट बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। रेशनल नंबर क्या होते हैं जी? जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए जी? कंडीशन, कंडीशन ये होनी चाहिए मेरे बच्चे कि पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर। दोनों पूर्णांक होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और Q जो होगा वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप जीरो के बराबर लिख दोगे तो फिर क्या बन जाएगा? ये अनडिफाइंड वाली कंडीशन लाके टेक देगा, है ना, या इनफिनाइट वाली। तो मेरे बच्चे, अगर हम किसी चीज को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो रेशनल है, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इरेशनल है। पक्का? अब मैं आपसे कहूं कि यार ये बताओ, दो क्या है? दो रेशनल है या इरेशनल? आप कहेंगे रेशनल नंबर है सर, क्योंकि हम दो को दो बटे एक लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, -3 क्या है? सर ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं सर। मैं सर आपसे जानना चाहता हूं, 7/3 क्या है? सर रेशनल नंबर है, क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। होना यही चाहिए कि दोनों इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, और जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा सर ये बताना, क्या कि 22/7 क्या हुआ? तो मेरे बच्चे 22/7 जो होता है वो रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि फ्रैक्शन बनी हुई है। 22/7 रेशनल नंबर है। लेकिन मेरे बच्चे आपने पढ़ा होगा पाई के बारे में। हम बहुत सारी जगह पे मेंसुरेशन जब पढ़ेंगे, थोड़े बहुत तो जानेंगे कि पाई का मान हम 22/7 रखते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ये इसका लगभग मान है। ये मेरे बच्चे इसका लगभग मान है, अप्रोक्सीमेट मान है, अप्रोक्सीमेट मान है, अप्रोक्सीमेट मान है। ये मेरे बच्चे इसका लगभग मान है, अप्रोक्सीमेट मान है ना। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना, वो 3.14 चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। बेसिकली पाई की एक्चुअल जो वैल्यू है वो अशांत अनावर्ती दशमलव है, अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो मेरे बच्चे, अशांत अनावर्ती दशमलव जो रहता है
आपको याद होगा मैंने पीछे भी ये चीज लिखवाई थी एक जगह कि बाबू जो ये अशांत अनावर्ती दशमलव है ना, इसे आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। देखो यहां लिखवाया था ना, इसकी फ्रैक्शन नहीं बनेगी। बाकी शांत दशमलव हो उसकी बन जाएगी, अशांत परंतु आवर्ती हुआ उसकी भी बन जाएगी, लेकिन अशांत अनावर्ती की नहीं बनती। आपने कहा जी मामला ये तो सेट है, आप बता चुके हैं पीछे, तो डरने का क्या बात है जब साथ में है दिलबर। क्लियर है जी। अब मैं आगे कहानी समझाने जा रहा हूं कि जब ये अनावर्ती दशमलव है ना, अशांत अनावर्ती दशमलव है, तो मेरे बच्चे जो पाई है ना, वो आपका एक इरेशनल नंबर बन जाता है। तो आगे से जिंदगी में पाई पे डाउट मत रखना, पाई इरेशनल नंबर है। 22/7 जो है वो उसकी लगभग वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब मुझे एक बात बताना कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? देखिए मेरे बच्चे, √5 को इरेशनल नंबर कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो डेसिमल में चलती रहती है और वो टर्मिनेट नहीं होती और रिपीट नहीं होती। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर हम इसको बटे 1 लिख दें तो ये फ्रैक्शन बन तो गई, भाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो तो गया, इसमें दिक्कत क्या है? तो दिक्कत इसमें ये है कि मैंने ये कहा था कि फ्रैक्शन पी बाई क्यू का मतलब है कि पी और क्यू दोनों इंटीजर होनी चाहिए, यानी ये दोनों ही पूर्णांक होनी चाहिए। क्या √5 पूर्णांक है मेरे बेटा? तो जवाब है नहीं है। अगर √5 पूर्णांक नहीं है तो ये रेशनल कैसे हुआ? ये तो इरेशनल हुआ। देखिए ना, यहां लिखवाया था पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। इसका मतलब मेरे बच्चे √5 पूर्णांक ना अप्रिमेय संख्या है, √2 अप्रिमेय संख्या है, √3 अप्रिमेय संख्या है ना? ये सारे के सारे मेरे बच्चे कैसी हैं? इरेशनल नंबर है। कैसे मेरे बेटा? इरेशनल नंबर है, अप्रिमेय संख्या है। मैं आपसे कहूं कि मेरे बेटा ये बताओ, ये रेशनल है कि इरेशनल है? बताइए, रेशनल है कि इरेशनल है? तो जवाब होना चाहिए कि सर ये तो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, ये तो इमेजनरी है। और हम टुकड़े कर रहे हैं रेशनल नंबर के और इरेशनल नंबर के। किस में से? रियल नंबर में से। तो रियल नंबर की बात हो रही है, यहां इमेजनरी की तो बात ही नहीं हो रही, इसलिए सर उसको हटाओ, कंफ्यूजन मत रखो अपने दिमाग में। ठीक है जी। तो मेरे बच्चे, मोटी मोटी बातें मैंने आपको समझा दी है, अब हम इसी बातों पर चर्चा करते हैं। आइए एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। नंबर जो होता है, ताकि रिवाइज रहे आपको, नंबर को दो टुकड़ों में बांटते हैं हम, एक रियल नंबर और मेरे बच्चे एक इमेजिनरी नंबर। अब आपकी क्लास का जो हेडिंग है ना वो रियल नंबर है, तो ये ध्यान रखना, ये दादा है, इसी के सब बच्चे हैं। इसी का बच्चा इंटीजर है, इसी का बच्चा रेशनल है, इसी का इरेशनल है, इसी का डेसिमल है, सब कुछ रियल का है, यानी रियल सबसे बड़ा है। एक बच्चा कह रहा है शुभम कुमार, शुभम जी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है कि जब रियल नंबर और इमेजिनरी दोनों को मिला के लिख दिया जाए, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे 5 जमा √3 आयोटा, दिस इज कॉल्ड माय डियर स्टूडेंट as your complex number. So first of all, you have to remember, if imaginary number is in not in your syllabus, then how can we ask complex number? That is also in not your syllabus. अब आते हैं, अब एक बार जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है? ये फ्रैक्शन की फॉर्मेट में रेशनल है, ये फ्रैक्शन बन जाएगी, ये 0.3 पे बार है, तो इसकी फ्रैक्शन होगी, याद होगी, बताया हुआ है 3/9, रेशनल है। ये मेरे बच्चे इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ये 573 573 देखो रिपीट होने लग रहा है, तो इसे हम लिख देंगे 0.573। तो
ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 573/999। याद है कि भूल गए? मैंने सारी चीजें बड़ी सीक्वेंसिंग से करवाई हुई है, आपको उस सीक्वेंस को फॉलो करना है। आइए, हाँ जी। पाई, पाई के लिए ध्यान रखना रेशनल नंबर है, अप्रीमेय संख्या है, ये रेशनल है। 6379, ये देखो ना तो रिपीट हो रहा, नहीं टर्मिनेट हो गया। देखो यहां ये टर्मिनेट हो गया। अगर ये टर्मिनेट हो गया ना मेरे बच्चे, चाहे कितने भी डिजिट के बाद हुआ हो, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल की तो फ्रैक्शन बन सकती है, तो इसे तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, रेशनल। ये इरेशनल है या रेशनल, ये बात डिसाइड होगी कैसे? देखो, √5 की पावर 100, मेरे बच्चे एक बात था ना, हम √5 की पावर 2 इंटू 50 कर देते। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, कर लो सर। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो √5 की पावर 2 की पावर 50 है। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि √5 का स्क्वायर जो होता है वो बेसिकली √5 इंटू √5 है, तो ये गुना होके बन जाएगा √25, और √25 का वर्गमूल 5 हो जाता है। तो सर ये बन गया 5 की पावर 50, और 5 की पावर 50 सोल्व करोगे तो इंटीजर बनाएगा, पूर्णांक की फॉर्म में आएगा, पूर्णांक की फॉर्म में आएगा, और बटे 1 लगा देंगे, जो कि ना भी लगा हो तो लगा होता है ना। तो मेरे बच्चे ये बन जाएगा परिमेय संख्या। क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? परिमेय संख्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है? आइए राजा, अब इससे आगे की कहानी पढ़ते हैं और सवालों पर सिलसिलेवार तरीके से बढ़ते हैं। मुझे बताना कि क्या कोई भी इंटीजर रेशनल नंबर होगा? क्या कोई भी पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल कहलाएगा सर, क्यों नहीं कहलाएगा? भाई कोई भी पूर्णांक होगा तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखे, और जहां दोनों पूर्णांक हो। तो -3 लिख दिया, तो बटे में 1 लगा दूंगा तो ये होगी फ्रैक्शन, यानी पूर्णांक हो गया। 3 और 1, और ये परिमेय संख्या हुई। दूसरा सवाल लेते हैं। कहता है 1/4 और 3/4 के बीच में स्थित परिमेय संख्याओं का युग्म क्या है? देखिए यार, 1/4 और 3/4 के बीच में कौन से रेशनल नंबर है? देखिए, ऐसे सवालों को करने का तरीका है कि बेस जैसा ऑप्शन का दे रखा है ना, वैसा ही कर लिया करो। जैसे पहले ऑप्शन में 1000 दे रखा है बेस, तो मैं भी क्या करूंगा, 250 से नीचे गुना 250 से ऊपर, कर तो सकते ही। 250 से नीचे 250 से ऊपर, तो ये आया 250/1000, और ये आया 750/1000। तो मेरे बच्चे, अगर बटे में 1000 रख रहे हो आप हर जगह, तो जो नंबर लेना है वो 250 से 750 के बीच में लेना है। तो देखो, ये 262 इनके बीच में आ रहा है, ये 752 क्या इनके बीच में आ रहा है? नहीं, ये बड़ा चला गया तो ये हट गया। अब यहां पे भी बेस 1000 है, तो 252 इन दोनों के बीच में बिल्कुल है, 748 भी इनके बीच में बिल्कुल है। तो मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है, और कोई एक ही चुनना था तो वही आंसर है। एक बात और भी ध्यान रखिएगा, इन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, अगर मैं आपसे कहूं 2 और 3 के बीच में, बताइए कितनी परिमेय संख्या है? 2 और 3 के बीच में कितनी रेशनल नंबर है? जवाब दीजिए। देखिए, रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्मेट में रख सकें। तो 2.1 ले लेते हैं, 2.01 ले लेते हैं,
2.001 ले लेते हैं। 2.000000000। देखो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और हर टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या कहलाता है? फ्रैक्शन बना देता है पी बाई क्यू की फॉर्म में, मतलब रेशनल नंबर कहलाएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में अनंत, अंबानी वाला नहीं, इन्फिनाइट वाला, अनंत परिमेय संख्या होती है, और अनंत ही अपरिमेय संख्या भी होती है। अनंत ही अपरिमेय संख्या भी होती है। इनफाइनाइट ही रेशनल नंबर होते हैं मेरे बच्चे, और इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं कहूं कि यार इरेशनल नंबर बताओ 2 से 3 के बीच में, तो आप कहोगे इसमें कौन सी जल्दबाजी है सर, लो ना कितने भी नंबर ले लो भाई, टर्मिनेट नहीं कराना। तो 2.001000851 डॉट डॉट डॉट। तो क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? नहीं। क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं। अगले वाले में मैं सेम ले देता हूं, 2.51 कर देता हूं, 0034 कर दे रहा हूं, और फिर डॉट डॉट डाल दे रहा हूं। टर्मिनेट हुआ? नहीं। रिपीट हुआ? नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावर्ती दशमलव क्या बनाता है? इरेशनल। तो ऐसे तो करोड़ों खरबों इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बनाए जा सकते हैं। आइए देखिए जी, कहता है देर इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं का एक सीमित संख्या होती। गलत बात है, फाइनाइट नहीं होगी मेरे बच्चे, इन्फानाइट होगी। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। ये सारे सवाल हैं सीडीएस वगैरह के, जो सी सेट का होगा प्रॉपर सी सेट लिखा मिलेगा आपको। देर इज एन इन्फानाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। बिल्कुल ठीक है, अनंत परिमेय संख्या होती है। देर इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फाइनाइट नहीं इन्फानाइट होती है, अनंत होती है। तो केवल सेकंड स्टेटमेंट ही ठीक है, ऑप्शन बी। क्लियर है भाई? टैबलेट में क्लास चलेगी। हुआ क्या है, ऐप अपडेट हुआ है, तो एक बार जाके ऐप को अपडेट कर लो यार। एक और 1000 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? तो यार इन्फिनाइट होगी। मैंने बताया ना, दो कोई भी दो नंबर हो उनके बीच में इन्फिनाइट होती है। देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से समझिए। कह रहा है एबीसी एक ट्रायंगल है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे। इट इज गिवन दैट लेंथ ऑफ ए बी बी सी सी ए ऑल आर रेशनल नंबर। कहता है ए बी बी सी और सी ए तीनों के तीनों परिमेय संख्याएं। बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा है क्या एडी और बीडी ये रेशनल होंगे? देखिए यार, ये जो शब्द है ना मस्ट, बस इससे पंगा है, बाकी तो सेट हो सकता है। तो जब भी मस्ट आएगा ना, तो ध्यान से। कह रहा क्या हमेशा रेशनल होंगे? बिल्कुल नहीं। देखो, अगर ये नंबर रेशनल है तो रेशनल का आधा करूंगा तो भी रेशनल होगा। मान लीजिए 5/7 है, मैं इसका आधा करूंगा तो 5/14 हो जाएगा, ये भी तो रेशनल होगा। तो ये रेशनल, ये वाली वैल्यू भी हमेशा क्या आ जाएगी? रेशनल आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ये वाली वैल्यू भी क्या है? रेशनल है। लेकिन ये जरूरी नहीं ना रेशनल हो। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रेशनल नंबर है 3 है, ये 4 हो जाए
तो ये जरूरी थोड़ी ये रेशनल आए, ये रेशनल भी आ सकती है। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 में 9 गया 7, तो रूट 7 आ गई जो कि इरेशनल है। यानी ये जरूरी नहीं है कि एडी जो हो वो रेशनल हो, और मस्ट शब्द लिखा हुआ इसलिए मैं काटा लगा रहा हूं। सेकंड ऑप्शन आते हैं, बी ऑप्शन, एडी मस्ट बी रेशनल बट बीडी नीड नॉट बी रेशनल। कहता है बीडी जरूरी नहीं है कि रेशनल हो, लेकिन एडी रेशनल होगी हमेशा, ये भी बात गलत है। मैंने बताया कि अभी मैंने एक एग्जांपल देके दिखाया कि मैं अगर इसको 3 ले दे रहा हूं, ये 4, तो ये रेशनल बन गई। भाई साइडों की तो वैल्यू मैं लिख सकता था ना, जो यहां दे रखी थी। यहां 3 है, मैं कुछ भी ले सकता था, 7 ले सकता था, क्या फर्क पड़ना था। थर्ड स्टेटमेंट सी पे आते हैं। अब यहां कह रहा है कि बीडी मस्ट बी रेशनल, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू रेशनल सवाल ने दे रखी है। अगर ये रेशनल है तो रेशनल का कोई टुकड़ा भी करोगे तो रेशनल ही निकलेगा, ये तो तय है। और कह रहा है एडी नीड नोट टू बी रेशनल, और एडी जरूरी नहीं है कि रेशनल आए, ये बात बिल्कुल ठीक है। यानी ये तो रेशनल होगी ही होगी, ये भी रेशनल होगी, हो सकता है ये भी रेशनल हो सकता है ना हो। जैसे मान लीजिए यहां 3 है, यहां 5 आ जाए, है ना, ये डी था, ये बी था, ये ए था, ये रेशनल है, ये रेशनल है। अब सोल्व करोगे तो ये भी रेशनल आ जाएगा। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 में हो गया 16, 16 का वर्गमूल 4, तो ये रेशनल आ गया। तो इसका मतलब एडी रेशनल हो सकता है और नहीं भी, दोनों है, ना इधर एडी और बीडी नीड भी रेशनल। चौथा ऑप्शन, तो केवल और केवल मेरे बच्चे ऑप्शन सी से राइट है। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित स्टेटमेंट को कंसिडर करिए। रूट 75 इज ए रेशनल नंबर। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि क्या रूट 16 रेशनल नंबर है, तो जवाब होगा नहीं। नहीं है, क्यों? क्योंकि 16 को हम लिख सकते हैं 4, रूट 16 का वर्गमूल 4, और 4/1 ये रेशनल नंबर हो जाता है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन 75 का वर्गमूल तो निकल नहीं रहा, अगर नहीं निकल रहा तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नहीं है। पहली चीज तो है काटा लगा। सेकंड पे आते हैं। ये सेकंड वैसे वो है नहीं, लेकिन फिर भी समझा देता हूं, एल्जेब्रिक पोर्शन है। कहता है कम से कम एक धनात्मक पूर्ण एक्स मौजूद है। कहता है एक्स की कोई एक कम से कम पॉजिटिव वैल्यू तो मौजूद होगी जिससे ये डाटा सेट हो जाए, जिससे ये डाटा सेट हो जाए। देखो यार, 8 को 4 से गुना करोगे 32, और 5 को 7 से गुना करोगे 35। कह रहा है क्या कोई एक्स की ऐसी वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीजर, क्या कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसपे ये छोटा आ जाए और ये बड़ा हो। तो आप कहेंगे अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 ले लूं तो ये -32 आएगा और ये -35। ये तो गलत हो गया, क्योंकि माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा, तो ये तो छोटा बड़ा रह गया, ये गलत है। उसने पूछा क्या कोई है पॉसिबल, तो हाँ 2 रख लो ना, 32 दूनी 64, -64 -35 से छोटा है, क्योंकि माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो रिजल्ट उतना ही छोटा आएगा। तो एक्स की वैल्यू 2, 3, 4, 5, बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है। उसने कहा था क्या कोई एक भी वैल्यू पॉसिबल है? हाँ सर बिल्कुल है, काहे परेशान हो रहा है। ऑप्शन 2 राइट आंसर। थर्ड स्टेटमेंट में कहा है कि भाई x-2 बटे x इज लेस देन 1 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, x की सभी रियल वैल्यूज के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना मुझे, रियल वैल्यू सबका बाप होता है, उसी में से बच्चे निकले, तो जीरो क्या है, जीरो रियल नंबर है या नहीं है? मुझे बताना, जीरो इज रियल नंबर और नॉट? तो आपका जवाब होगा हाँ सर, जीरो वास्तविक संख्या है। और अगर जीरो वास्तविक संख्या तो मैं रख देता हूं यहां, तो 0-2/0। तो आप कहेंगे तो गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि बटे में जीरो आप ले ही नहीं सकते,
बटे में जीरो आप रख ही नहीं सकते, या तो अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट मेरे बच्चे गलत है। तो केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट ही ठीक है। भाई उसने कहा कि एक्स की कोई भी रियल वैल्यू तो मैं तो जीरो रखूंगा, तो जीरो पे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, गलत हो जाएगा, इसलिए गलत है। आइए मेरे बच्चे, मैं आपसे पहले कुछ सवाल जानना चाह रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या पांच रेशनल है कि इरेशनल? आप कहेंगे पांच तो रेशनल नंबर है। और रूट दो क्या है जी? सर रूट दो इरेशनल नंबर है। तो अगर रेशनल में इरेशनल जोड़ दें या घटा दें तो मेरे बच्चे क्या आएगा? तो हमेशा ध्यान रखना, ये इरेशनल नंबर बना, इरेशनल नंबर। यानी किसी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर जोड़ देंगे या घटा देंगे तो परिणाम जो आता है वो इरेशनल नंबर आता है। अब पहला सवाल ये है, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। कहता है दो, ये जो ऑलवेज मस्ट, ये बड़े गंदे शब्द है। कहता है दो अप्रिमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा ही अप्रिमेय होगा, ये जरूर नहीं। मैं कोई पहला नंबर मान ले रहा हूं 5 जमा √3, इरेशनल है जी, बिल्कुल है। दूसरा नंबर मान ले रहा हूं मैं 5 - √3, क्या ये इरेशनल है? हाँ जी, ये भी इरेशनल है। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है मेरे बच्चे। तो इनको जोड़ेंगे तो √3 से √3, 5 और 5 10, ये तो रेशनल आ जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट कर देंगे यानी साइन बदल देंगे तो मेरे बच्चे ये कहानी पलट जाएगी। उसने यही हमसे पूछा था कि क्या दो अप्रिमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा अप्रिमेय संख्या होगा? ऐसा नहीं है, जैसे हमने दिखा दिया प्रीमेय होता है। अगले पे कह रहा, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्यों? मान लीजिए यहां 5 लिख देता हूं। अब बताइए, इन्हें जोड़ेंगे, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, तो जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 जमा √3 -5, क्या इरेशनल बना मेरे बच्चे? नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब ये बोल रहा है कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मे जो शब्द होता है वो प्यारा शब्द होता है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। जो पहली स्टेटमेंट आपने प्रूफ की थी ना कि अगर मैं इसे √3 ले लूं तो दोनों इरेशनल है, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आ गया। तो रेशनल भी हो सकता है, अगर मैं कुछ और ले दूं या 5 ले दूं तो इरेशनल भी हो सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि दो इरेशनल नंबर का जोड़ रेशनल भी उत्तर दे सकता है और इरेशनल भी। अगली लाइन में है, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर। ये तो मतलब ही नहीं है कि इरेशनल नंबर का जोड़ हमेशा ही इंटीजर होगा। देखिए यार, इस इन बातों को ध्यान रखिए हमेशा। ये ऑलवेज, मस्ट, मे, कैन, इन पे सवाल बनाता है। देखिए मेरे बच्चे, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ही क्या आएगा? एक नेचुरल नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा, है ना, यह इरेशनल नंबर होगा। देखिए मेरे बच्चे, यहां सवाल पेपर का है लेकिन इस सवाल में एक दिक्कत है। दिक्कत ये है, पहली बात तो ये समझिए, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आपने देखा 2 √3 आया, जो कि एक इरेशनल नंबर है।
तो पहली नजर में आंसर इरेशनल नंबर करेक्ट है। ठीक है, आप सब भी यही करेंगे। लेकिन उसने मुझे कहा कि यार मैं एक रेशनल नंबर लेना चाह रहा हूं और एक इरेशनल नंबर लेना चाह रहा हूं, इनका मैं प्रोडक्ट करना चाह रहा हूं। इरेशनल नंबर मैंने ले लिया √2। अब मुझे बताइए जीरो परिमेय संख्या है या नहीं है? जीरो परिमेय संख्या है या नहीं है? तो आपका जवाब होगा है। तो जीरो को √2 से गुना करेंगे तो जीरो आया। इस हिसाब से तो मतलब रेशनल नंबर भी आंसर हो सकता है। लेकिन इस सवाल का आंसर बी ही है। कारण क्या है कि इस सवाल में उसे कंडीशन देनी होगी जो दी नहीं है। जीरो आर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो यहां पे नहीं कंसिडर करनी। ठीक है, अदरवाइज ये सवाल कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। आइए मेरे भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और दो अप्रिमेय संख्याओं का योग? दो रेशनल नंबर का सम क्या होगा ये बताना है। देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं √2 ले लूं, ये √3 ले लूं, तो √2 जमा √3 जो होगा वो इरेशनल है, यानी इन दोनों का जोड़ इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन अब मुझे बताना, -2 अलग इंटीजर है और +2 अलग इंटीजर है। आपने कहा ये बात भी सही है। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है सर, अलग अलग है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि जो पहला इरेशनल नंबर है उसे माइनस में √2 ले लेते हैं, अगले वाले को +√2 ले लेते हैं। उस केस में जोड़ रहे हैं तो जीरो आ जाएगा। यानी मैग्नीट्यूड चेंज कर दे रहे हैं भाई, -√2 और +√2 है तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट ना, सेम नंबर थोड़ी है, दोनों का सेम रिएक्शन नहीं है, अलग अलग है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे रेशनल भी आ सकता है। अब शब्दों पे आते हैं। ऑलवेज शब्द गलत है, मे बी रेशनल और इरेशनल ये राइट आंसर है, ऑलवेज गलत है, ऑलवेज गलत है। तो यहां से मैं तो कह नहीं सकता इस बात को, लेकिन आप समझ जाना जब भी ये ऑलवेज शब्द है तो उसका मतलब वो आंसर नहीं होगा। बट ये मैं कह नहीं रहा हूं, कोई सिचुएशन ही घुमा दे तो क्या कर लेगा। कह रहा है इफ m एंड n आर नेचुरल नंबर, m और n नेचुरल नंबर है तो रूट, तो मेरे बच्चे इसका मतलब होता है n की पावर 1/m। जैसे मेरे बच्चे हमने यहां लिखा 25, यहां कुछ नहीं लिखा तो पावर 2 है, तो ये हुआ 25 की पावर 2, 1/2। अब कहते हैं यार ये जो एक्सपोनेंशियल मतलब ये जो फंक्शन है या ये जो नंबर लिखा हुआ है, क्या ये हमेशा इरेशनल होगा? बिल्कुल भी नहीं। जैसे ये है 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, तो ये ऑलवेज शब्द है इसलिए गलत हो। अब कह रहा है इरेशनल अनलेस n इज द mth पावर ऑफ एन इंटीजर। जब तक अप्रीमेय होगा जब तक n जो है वो किसी इंटीजर की mth पावर ना हो जाए। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम n को किसी इंटीजर की mth पावर लिख देंगे तो m से m कट जाएगा, और उस केस में मेरे बच्चे ये x बचेगा, तो उस केस में ये रेशनल नंबर आ जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है भाई, ये रेशनल रहेगा जब तक कि हम n को mth की पावर में ना लिख दें। जैसे ही लिख देंगे तब तक मतलब लिखते ही वो रेशनल हो जाएगा। ये गलत है भाई कि भाई m इज दी nth पावर ऑफ n। भाई जैसे ये वाला एक्सप्रेशन था तो n की पावर 1/m था। अब वो कह रहा है कि अगर हम m को ही n की कुछ पावर में लिख दे तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और कह रहा है m और n को प्राइम नहीं होंगे, तो ये भी गलत है। यानी ऑप्शन बी मेरे बच्चे यहां पे बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी यहां तक करेक्ट है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। मुझे लगता है धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू।